प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। आज के इस कार्यक्रम में सौर ऊर्जा को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं इस बात को और पूरा देश ये महसूस करता है कि सौर ऊर्जा को लेकर प्रधानमंत्री महोदय हमेशा बहुत सारे प्रयासों के बीच हम सबको भी प्रेरित करते रहते हैं। और इस बात का एहसास आपको होगा ही कि पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में भारत ने देश के अंदर जो उपलब्धि हासिल की है वो भी बहुत खास है। और इसके अलावा भारत आज लीड कर रहा है पूरी दुनिया को इस क्षेत्र में, यानी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। और उसके साथ साथ जो अन्य नवीकरणीय ऊर्जा है यानी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए भी। आज इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की प्रबंध निदेशक सुमन शर्मा जी को, जिनसे विस्तार से जानना चाहेंगे सोलर एनर्जी और उससे जुड़े तमाम पहलुओं को। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है बातचीत आपसे शुरू करूं उससे पहले प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो हिस्सा भी हम एक बार सुनते हैं जो उन्होंने सौर ऊर्जा की उपलब्धियों को लेकर बात की और कुछ उदाहरण देकर भी हमें समझाया। मुझे लगा कि ये बड़ी खास बात है कि आपसे इस पर विस्तार से चर्चा की जाए। जी बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं मन की बात का वो अंश। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी की खूब बात हो रही है। मैं जब विश्व के लोगों से मिलता हूं तो वो इस क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व सफलता की जरूर चर्चा करते हैं। खासकर भारत सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के लोग तो सदियों से सूर्य से विशेष रूप से नाता रखते हैं। हमारे यहाँ सूर्य की शक्ति को लेकर जो वैज्ञानिक समझ रही है, सूर्य की उपासना की जो परंपराएं रही है, वो अन्य जगहों पर कम ही देखने को मिलते हैं। मुझे खुशी है कि आज हर देशवासी सौर ऊर्जा का महत्व भी समझ रहा है और क्लीन एनर्जी में अपना योगदान भी देना चाहता है। सबका प्रयास की यही स्पिरिट आज भारत के सोलर मिशन को आगे बढ़ा रही है। सुमन जी, आपने भी सुना, हम सब ने सुना, देश सौर ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरह से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, उसका उल्लेख प्रधानमंत्री महोदय ने किया और कुछ उदाहरण देकर इस बात को हमारे सामने माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रखा है। इसी संदर्भ में आज की बातचीत है। इस क्रम में एक तो सबसे पहले जो सवाल मन में मेरे आता है सेकी को लेकर, क्योंकि आप मेरी कमी कह लें, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में मुझे पहले ज़्यादा कुछ एहसास या पता नहीं था। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की सोलर एनर्जी के बारे में और मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने आप में देश में इतनी महत्वपूर्ण एक संगठन या संस्था है जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारी गतिविधियों का संचालन कर रही है। बल्कि मुझे लगता है कि बड़ी केंद्रीय भूमिका है आपकी। जी बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन सेकी के जन्म की बात अगर हम बात करें तो सन 2011 में जब हमारे भारत के अक्षय ऊर्जा या उस समय कहें तो सौर ऊर्जा मिशन, नेशनल सोलर मिशन की जो शुरुआत हुई थी जी, तब सेकी का एक कह सकते हैं कि जन्म हुआ था। और ये एक अकेली ऐसी सरकारी कंपनी थी जो सिर्फ सौर ऊर्जा के लिए बनाई गई थी, उसमें काम करने के लिए। शुरू में 2011 में सिर्फ हम सौर ऊर्जा की तरफ थे, लेकिन जैसे जैसे दूसरी तरह की और अक्षय ऊर्जाएं इसमें आती गईं, जुड़ती गईं, तो हम लोग वायु ऊर्जा, फिर बायोगैस, भिन्न भिन्न प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जाओं को लेकर हम सेकी में बहुत काम कर रहे हैं। मैं आगे विस्तार से भी आपको बताऊंगी कि हमने कैसे कैसे उसमें काम किया है। अच्छा, मुझे सेकी का मतलब तो यही समझ में आ रहा था कि सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, लेकिन आप बता रही कि आप वायु ऊर्जा, आपकी जो एक समंदर से जो टाइडल एनर्जी है वो भी, उसमें भी आप काम कर रहे हैं। इतनी सारी वैकल्पिक ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी के लेकर आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें यही हुआ था कि जब ये सेकी को बनाया गया था उस समय नवीकरणीय ऊर्जाओं में सौर ऊर्जा ही एक बहुत बड़ा हिस्सा थी, तो उसी नेशनल सोलर मिशन के तहत सेकी की स्थापना की गई थी। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमारा बिजनेस का पोर्टफोलियो है उसमें बाकी की जितने भी, सिर्फ आप बड़े जो बिग हाइड्रो प्लांट्स हैं उनको अगर आप छोड़ दें तो बिग हाइड्रो प्लांट्स के अलावा बाकी जितने भी तरह के आपके नवीकरणीय ऊर्जाओं के स्रोत हैं, चाहे वो वेस्ट टू एनर्जी हो जो कॉर्पोरेशन से वेस्ट आता है, अच्छा, या बायोमास हो जो आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट से आता है, या पवन ऊर्जा हो, सभी हम लोग देखते हैं। लेकिन नाम उसका बदला नहीं है, अभी तक नाम उसका
का सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अच्छा। चल रहा है, और इस दिशा में भी अब हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कभी अगली बार साक्षात्कार होगा जी। तो हम शायद आपसे नए नाम से मिले। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि काम तो अभी भी वही कर रहे हैं आप, और जी। उसको काम का और विस्तार होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि देश में जिस गति से विशेष तौर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम हो रहा है और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में भी, क्योंकि आप लोगों का जो विजन ही है, मेरा ख्याल है सेकी का विजन स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि ग्रीन इंडिया यानी हरित भारत का निर्माण करना, और हरित भारत के निर्माण के लिए ये सबसे जरूरी है कि जो फॉसिल फ्यूल है या इस तरह के जिससे प्रदूषण होता है उससे अलग हटकर ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए या ऐसी एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए जिससे प्रदूषण ना हो। इस दिशा में पिछले कुछ वर्षों में बहुत काम हुआ है, मुझे लगता है। कुछ देखिए, उसके बारे में बताएं। आप अगर देखेंगे भारत को, तो अगर सबसे पहले हम भारत की यात्रा को अगर देखें, भारत की अक्षय ऊर्जा की यात्रा को देखें, तो मात्र एक दशक में हम लोग आज विश्व में सौर ऊर्जा में भी, पवन ऊर्जा में भी, और अगर हम टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो आज हम विश्व में चौथे नंबर पर हैं। अच्छा। जो बहुत ही सराहनीय है। सिर्फ सौर ऊर्जा भी, सिर्फ पवन ऊर्जा भी और टोटल भी। क्या तो बात है। भारत ने एक दशक में इतना बड़ी भूमिका निभाई है विश्व को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ले जाने के लिए। इसी दिशा में इस वर्ष के बजट में अगर आप देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सप्तऋषि के तहत हरित विकास को शामिल किया है, ग्रीन डेवलपमेंट जी। और उसके लिए अलग अलग मंत्रालयों में अलग अलग योजनाएं आ रही हैं। उस हरित विकास में सौर ऊर्जा और बाकी तरीके की भी जो अक्षय ऊर्जाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगी। इसलिए ग्रीन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सोलर एनर्जी या बाकी जो ऊर्जाएं हैं हमारी नवीकरणीय ऊर्जाएं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अच्छा, देश में चूंकि सबको पता है और मुझे लगता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, प्राकृतिक संसाधन इस देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं हर तरह का, और साल में 300 दिन तो कम से कम धूप रहती है। तो इस मामले में तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और संभावनाएं बहुत हैं। हमारे पास भगवान का दिया हुआ सूर्य का प्रकाश तो बहुत है ही, लेकिन उसके साथ में एक और बहुत बड़ा जो हमारे पास आप बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा असेट है जो भारत के पास, वो है हमारे भारत की मैन पावर। क्योंकि आप अगर देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में तो जितना अच्छा सूर्य का प्रकाश हमारे पास आता है, जितनी अच्छी पवन की जो स्पीड है वो हमारे सभी स्टेटों में नहीं है, लेकिन काफ़ी हमारी स्टेट्स हैं जिसमें पवन ऊर्जा का भी बहुत अच्छा रिसोर्स वहाँ पर है। और इनको मिला के इसके साथ में अगर हमारा लेबर कॉस्ट देखेंगे आप अगर हमारा, तो पूरा मिला के भारत आज की तारीख में विश्व में सबसे सस्ती सौर ऊर्जा देने में सक्षम है। अच्छा जी बिल्कुल। हमारे जो रेट हैं, जो हमारे सौर ऊर्जा के पर यूनिट जो रेट हैं आज की डेट में, वो विश्व के सबसे कम टैरिफ्स में से हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आज पूरा विश्व, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे तो आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। और अभी पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो वातावरण के लिए आपने कॉप, आपको पता ही है, बिल्कुल। कॉप में भारत बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी ले रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कॉप में बोला ही है कि हमको 500 गीगावाट हम लोग को नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बनानी है 2030 तक। अच्छा, आज हम 175 पर हैं टोटल। जी टोटल, और 500 तक हमको जाना है 2030 तक। तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे सामने हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है, जिसको हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे और सभी लोग मिलकर, जिसका एक पार्ट ये, क्योंकि ये एक जर्नी है जो सभी लोगों को साथ में मिलकर चलनी है। तो इस दिशा में सेकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी आई है हम उसको पूरी तरह निभाएंगे और सभी के साथ मिलकर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये लक्ष्य ना सिर्फ प्राप्त करें बल्कि समय से पहले प्राप्त कर लें। अच्छा, एक चीज़ जानने की उत्सुकता है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से देखने पर ही आम आदमी को या हम जैसे लोगों को समझ में आता है कि आखिर पिछले कुछ सालों में हमने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। जैसे मैं देख रहा था कि सौर ऊर्जा की उपलब्धता जो है 2014 में 2647 मेगावाट के आसपास थी, ऐसा कुछ जानकारी 31 मई तक की ये जानकारी है। उसके बाद 2016 में ये 5000 मेगावाट तक पहुंची, ऐसी कुछ जानकारी मैं आपको शॉर्ट में एक आंकड़ा बता देती हूँ जो शायद आपके इस जो आपको एक विचार आया है उसकी पुष्टि करेगा कि हमने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। हाँ, तभी हमारी समझ में आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे तो मार्च 13 के अंत में हमारे पास 28 गीगावाट का हमारे पास एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उस समय थी। आज की तारीख में हम 125 में गीगावाट तक पहुंच चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 13 से 23 में 10 साल में हमने 346% की वृद्धि करी है। क्या बात, जो कि बहुत ही सराहनीय और है। ये सौर ऊर्जा
सिर्फ नहीं, ये मैं अच्छा, नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर रही हूँ। नवीकरणीय जी, पूरी जी, उसमें सारी तो तरह की। ये इससे आपको पता चलेगा कि हमारा जो गति है हाँ। इस दिशा में वो कितनी तीव्र है। तो इसमें कितना प्रतिशत जो है वो सौर ऊर्जा का हिस्सा है लगभग? इसमें आज आप देखेंगे तो करीब 175 के लगभग जो हमारे पास आज की तारीख में रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें से 125 बाकी हैं, 60 के आसपास आपका हाइड्रो वाला होगा। अच्छा। 125 में से करीब 66 या के आसपास आपका सौर्य है, 42 गीगावाट के आसपास पवन ऊर्जा होगी, और बाकी जो है उसमें थोड़ा न्यूक्लियर है, थोड़ा बायोमास है। तो इस तरीके से मिला के करीब 125 हम लोग आज हमारे पास रिन्यूएबल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का है, और हाइड्रो मिलाएंगे तो 175 है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं सौर ऊर्जा के साथ साथ जो अन्य वैकल्पिक ऊर्जा के साधन हैं या उपलब्धियां उन क्षेत्रों में हुई हैं, हो रही हैं, और जो काम हो रहा है उसको लेकर बातचीत हम कर रहे हैं सुमन शर्मा जी से, जो कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और आपने ये बात तो सुनी ली कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ सौर ऊर्जा नहीं बल्कि और जितने तरह के जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं उनको लेकर भी वो काम कर रहा है। सुमन जी, जो चीजें आपने बताई हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अब अगर हम देश में उसकी अलग अलग जगहों पर जो प्रोडक्शन है सौर ऊर्जा का, खासतौर पे मैं बात करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि मैंने सुना है कि राजस्थान में बहुत ज्यादा जो अनुपात है अलग अलग जगहों का, उसमें वहां बहुत उत्पादन होता है। देश में अलग अलग किस किस तरह से आपका नेटवर्क है, सोलर पार्क्स मैंने सुना बने हुए हैं, उनके माध्यम से बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है सौर ऊर्जा का? देखिए, जो ऊर्जा का उत्पादन है, चाहे वो पवन ऊर्जा हो चाहे वो सौर ऊर्जा हो, बिकॉज हमारा जो भारत है वो बहुत बड़ा देश है, हमारा विस्तार जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए पूरे विस्तार में एक जैसा सूर्य का प्रकाश या एक जैसी हवा की स्पीड वो नहीं है। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग जगह, कहीं सूरज तेज है, कहीं हवा कम है, कहीं दोनों बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि आपको चूंकि लैंड भी चाहिए ऐसी जो किसी और काम में ना हो। बिल्कुल, तो क्योंकि हमारे पास हमको ऐसी लैंड चाहिए, जैसे राजस्थान आपने बोला, तो राजस्थान में रेगिस्तान की लैंड बहुत मौजूद है। गुजरात, दूसरी स्टेट गुजरात है, गुजरात में भी आपके पास काफी ऐसा एरिया है जहाँ लोग नहीं रहते हैं। तो इस तरीके के जो भी लैंड है जो जहाँ पे जो हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है, प्रयोग वाली नहीं है, लोग वहाँ नहीं रह पाते हैं, वो सबसे अच्छी जगह होती हैं इस तरीके के प्लांट लगाने के लिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टेट्स सोलर में बहुत आगे हैं, कर्नाटका, चेन्नई, राजस्थान, गुजरात, एमपी में भी बहुत अच्छा है। ये जो राजस्थान का मेरा ख्याल है भड़ला सौर पार्क है, बादला सोलर पार्क था। तो इसके बारे में मैं पढ़ रहा था कि विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है और विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र वहां लगा है। जी बिल्कुल, और अभी बादला ही नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे सोलर पार्क हैं। पावागढ़ है, अभी खावड़ा में बन रहा है, काफी बड़ा। पार्क का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि उसमें एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अच्छा, तो जो डेवलपर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो लगाते हैं प्लांट्स को, उनके लिए ये एक बहुत ही सहूलियत रहती है, क्योंकि उनको सबको अलग अलग सड़कें नहीं बनानी है, अलग अलग पावर स्टेशंस नहीं बनाने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सोलर पार्क का फायदा रहता है। तो बड़े स्केल पे अगर हमको ऊर्जा चाहिए जो कि हमको ग्रिड में डालनी है, उसके लिए ये सोलर पार्क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अगर हम बड़े स्केल की बात करें। तो ये सोलर पार्क्स जो हैं वो कौन बनाता है? क्या आप लोग तो मेरा ख्याल है डायरेक्टली नहीं इसमें? नहीं, सोलर पार्क की स्कीम है हमारी। जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है, ये उसकी स्कीम है। तो उसमें कई सारी योजनाएं हैं जिसमें कि अलग अलग मोड हैं, 8 मोड हैं उसमें। तो हर मोड में अलग अलग सहूलियतें सरकार देती है। सरकार की तरफ से अगर मैं बोलूँ तो ना सिर्फ सोलर पार्क, बहुत सारी ऐसी योजनाएं आज सरकार चला रही है जिससे कि सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बाकी भी जितनी नवीकरणीय ऊर्जाएं हैं, सबको जरूरत से ज्यादा बढ़ावा मिले, ज्यादा से ज्यादा ये ऊर्जा हमारे ग्रिड में आए। जैसे आप अगर देखेंगे तो रूफटॉप स्कीम, बिल्कुल, अगर आप एक आम नागरिक की नजर से देखें, मैं भी अगर एक आम नागरिक की नजर से देखूं, तो हमको लगता है कि हर घर के ऊपर एक सोलर पैनल होना चाहिए। मुझे तो ये आम लोगों से बातचीत करके ये लगता है कि इस समय ये जो सोलर रूफटॉप स्कीम है इतनी लोकप्रिय हो चुकी है और इतना लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, और इसको सरकार ने अभी बहुत ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो सरकार का हमारी मंत्रा भी है, वो इसमें धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से लगाया जा रहा है और इस स्कीम को और सरल बनाया जा रहा है। अभी पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री जी ने एक वेबसाइट है हमारी मंत्रालय की, solarrooftop.gov.in। अच्छा, मैं वापस बोल देती हूँ, www.solarrooftop.gov.in। ये एक नया उद्घाटन किया है। तो अभी कोई भी उपभोक्ता जो अपने घर पे सोलर लगाना चाहते हैं, वो किसी भी वेंडर से लगवा सकते हैं। पहले थोड़ा बंधन होता था
कि जो एम्पैनल वेंडर्स होते थे आपको उन्हीं से लेना पड़ता था। नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि जिस वेंडर से मान लीजिए बाई चांस उनकी मुलाकात होती है वो ऑथेंटिक है, सही है? हाँ, तो उसके लिए मंत्रालय के पास भी लिस्ट है सोलर रूफटॉप के वेंडर्स की, और हर स्टेट में स्टेट की जो डिस्कॉम होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, अच्छा, वो अपनी एक लिस्ट रखते हैं। तो वो किसी से भी लगवाएं और पोर्टल से ही डायरेक्ट पैसा उनको जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम थोड़ी वेंडर को सब्सिडी देते थे, इनको ना देके वेंडर को हम सस्ता सामान दे देते थे, वेंडर फिर आगे सस्ता सामान देना था, लेकिन उसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी। तो अभी सरकार ने इसको बहुत ही अच्छा कर दिया है। तो मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगी कि आप जरूर अपने घरों में, अपने छतों पर सोलर रूफटॉप लगवाएं, इसका बहुत फायदा है। सबसे पहले आप विश्व में योगदान दे रहे हैं, नंबर 2 आप अपने देश में योगदान दे रहे हैं, अपने देश को 500 गीगावाट तक हमें लेके जाना है मिलजुल कर, और तीसरा आप अपने खुद के लिए भी बचत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आप जब पैनल लगाते हैं तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो शुरू के कुछ सालों में ही निकल जाता है, और पैनल की जो लाइफ है वो 25 साल की है। देखिए, मैं तो अभी हाल ही में एक परिवार से मिला, बड़ा परिवार है, उनके घर का बिजली का खर्चा महीने का 40,000 रुपए के आसपास था, गर्मियों में तो खास तौर पर। लेकिन उन्होंने अपने इसी स्कीम के तहत अपनी छत पर जो है सोलर पैनल्स लगवाए हैं। अब जो भी उनकी अपनी कैपेसिटी चाहिए, जितनी क्षमता का चाहिए उस हिसाब से उन्होंने लगवाया है। और अब हालत ये है कि कभी वो 2,000, कभी 4,000, कभी 5,000 ऐसा बिल आता है, वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड है। तो जितनी उनकी जरूरत होती है उनको भी बिजली मिल जाती है, और बाकी जो एक्स्ट्रा बाकी वो ग्रिड से खरीद लेते हैं। तो ये बहुत कमाई भी ये बहुत अच्छी सेविंग है, और ना सिर्फ शहरों के लिए, किसान भाइयों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें भी एक कुसुम योजना चल रही है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना चल रही है। ये मंत्रालय के माध्यम से चल रही है। इसमें आपके 3 कंपोनेंट हैं कुसुम योजना में भी। तो एक कंपोनेंट में सोलर पंप्स जो हैं, जो पुराने पंप्स हैं, उनको हम सोलराइज कर रहे हैं। तो अभी हमारे सेकी को ही काम मिला है, तो हमने कुसुम के लिए पंप्स का टेंडर भी किया है, जिसमें तकरीबन 6,66,000 पंप्स हम लोग अलॉट करेंगे। अच्छा। उसके अलावा एक होता है फीडर सोलराइजेशन की, जो छोटा एक फीडर होता है पावर सेक्टर का, ट्रांसमिशन का फीडर होता है, जहां से सब खेतों में बिजली जाती है। तो उस फीडर को ही सोलराइज कर दे रहे हैं कि उसी के पास में सोलर प्लांट लग जाए और बिजली उसमें सोलर से आ जाए। तो बहुत जो पावर हाउस कहते हैं लोग जिसको, छोटा छोटा क्षमता का, तो वहां पर अच्छा वहां पैनल लगा देंगे और वहां से आसपास के एरिया में चली जाएगी। तो उसमें बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि जो कंपनीज हैं डिस्कॉम जो गाँव की हैं, तो उनको भी फायदा इसलिए है क्योंकि ये सब्सिडाइज बिजली होती है। तो उनको भी फायदा है कि ये सोलर से उनकी सब्सिडाइज बिजली की आपूर्ति हो सकती है। अच्छा सुमन जी, एक चीज और मैंने देखी, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी इंटीरियर्स में जाके मैंने मतलब यात्राएं की हैं, जंगलों में और ऐसे जनजातीय क्षेत्रों में भी। वो इतने थोड़े दुर्गम रास्ते हैं, या इतने अंदर जाके वो खेत हैं, खलिहान है, छोटे छोटे उनकी जोत है, अब वहां तक बिजली की लाइन खींचना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैंने वहां देखा कि वो खेतों के बीच में एक सोलर पैनल, उसके नीचे उनकी वो पंपिंग मशीन है, और उसी से वो पूरा अपना काम चला लेते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। इसको हम लोग ऑफ ग्रिड वाले बोलते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेड की जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। वो अपने इसके 2 बहुत महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला बड़ा फायदा तो ये है कि हमको अगर सारी बिजली ग्रिड में डालनी हो, सारी बिजली जितना भी हम यूज कर रहे हैं पूरे देश में अपने, तो उतना ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास नहीं है। हमको करोड़ों रुपए उसमें हमको वो ट्रांसमिशन को इम्प्रूव करने में और एक्स्ट्रा ट्रांसमिशन बनाने में लगेंगे। तो ये जो ऑफ ग्रिड वाले जो आपके हैं, मिनी ग्रिड, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर, इसका ये बहुत बड़ा फायदा है कि आपको ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, लोकलाइज्ड है। तो आपने वहीं बिजली ली, वहीं खर्च कर ली, तो आपको ग्रिड में जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि जो डिफिकल्ट लोकेशंस हैं, जहां हम ट्रांसमिशन नहीं ले जा सकते, जैसे आप बोल रहे हैं, आपने एग्जांपल दिया, तो इसमें मैं सेकी का थोड़ा बताना चाहूंगी कि सेकी इसमें काफी बढ़ चढ़ के काम करती है। अभी हम लोग नोडल एजेंसी हैं, पहले अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए थे। तो हमने अंडमान निकोबार आइलैंड्स का पूरा प्रोजेक्ट जो है हमने बना लिया है, और वहाँ सारे जो आइलैंड्स हैं उनका हमने पूरा विजिट करके स्टडी भी कर लिया है। वहाँ कहाँ पे कितना सोलर लग सकता है, कहाँ कितना वायु ऊर्जा लग सकती है, वो सब स्टडी करके रिपोर्ट भी बन गई है, और अब हम टेंडर करने वाले हैं उसका। अच्छा, वहाँ तो धूप की भी उपलब्धता खूब है, हवा की भी, हवा की गति वहाँ बहुत अच्छी है। वहाँ बस एक जो कमी थी वो ये है कि लैंड बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन सुमन जी, एक चीज बताऊं आपको कि अंडमान निकोबार में
सारी जो ऊर्जा की जरूरत थी वो डीजल जनरेटर्स के यही थ्रू होती थी। वो पूरा आपका कार्बन एमिश करता है तो पूरा। मैं ये बहुत देख के हैरान जब मुझे पता लगा कि एक तो कितना ज्यादा डीजल की जरूरत होती होगी, आप इतने सारे बिल्कुल, आइलैंड्स को बिल्कुल। आपको उनकी जरूरतों और को आप पूरा उसका करने कॉस्ट के भी लिए देखिए। कॉस्ट है, फिर पर्यावरण को लेकर उसका नुकसान कितना है, नुकसान कितना है। नुकसान है, यहाँ तक कि बिल्कुल। मतलब समंदर से लेकर लैंड तक, भूमि तक, और वहाँ हर रहने तरह वालों का। को भी, बिल्कुल। जो वहाँ रह रहे हैं लोग, उनके लिए भी हवा अगर आप दूषित कर देंगे तो वो तो उसी हवा में सांस लेंगे। मैं तो हैरान हुआ कि जब मैं गया था वहां और मैंने पूछा कि इतनी अच्छी सप्लाई है और कैसे, कहाँ से, तो उन्होंने बताया सब कि डीजल है। डीजल जनरेटर से सारी अभी सप्लाई लक्षद्वीप होती भी है। हम लोग जा रहे हैं। लक्षद्वीप का भी अभी हम लोग नोडल एजेंसी सेकी को अपॉइंट किया है उन्होंने अभी कुछ महीने पहले। तो लक्षद्वीप भी मैं जाके आई थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, लक्षद्वीप में बिजली की जो कॉस्ट आती है वो 40 रुपए से भी ज्यादा आती है। तो हम लोग लक्षद्वीप के लिए भी हमने बना दिया और अभी हमारे 2 प्लांट ऑलरेडी वहाँ बन रहे हैं। एक प्लांट 300 किलोवाट का तो शायद 10 दिन के बाद ही हमारा कमीशन हो जाएगा। लक्षद्वीप में आगाती आइलैंड है वहाँ पर। अच्छा। दूसरा है कावारत्ती आइलैंड में, वो भी हमारा अप्रैल एंड तक या मई के शुरू में वो भी लग जाएगा। तो 2 प्लांट हम सेकी के खुद के हमारे प्लांट हम वहाँ लगा रहे हैं। तो दोनों सोलर है या विंड भी है? जो अगाती में है विंड नहीं है, ये सोलर है अगाती में। और कावारत्ती में जो है उसमें सोलर के साथ में थोड़ा सा बैटरी भी है। अच्छा। ये अगर आपके पास समय हो तो मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगी हाँ। बैटरी के बारे में। हाँ, बताइए कि तो। आपकी ये जो ऊर्जा देखेंगे, अगर आप सोलर हो या विंड हो, इसमें जो एक सबसे बड़ी जो तकलीफ है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो होता है कि सोलर दिन में तो आ गया, रात में क्या। ऐसे ही हवा भी कभी चली 5 महीने चलेगी, 4 महीने बिल्कुल नहीं चलेगी। तो ये जो हमारी रिसोर्स है, ये हमारा थोड़ा सा एक कंस्ट्रेंट आ जाता है। तो हम लोग उस सोलर एनर्जी को या विंड एनर्जी को एक ग्रिड में अगर डालते हैं तो फिर शाम को कहाँ से आएगा, हम 100% पे नहीं जा सकते। बिल्कुल। हम थोड़ा पोर्शन उसका ग्रिड में डाल सकते हैं। तो उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कि हम उसको 100 ना सही 70% 80% तक हम अपना अक्षय ऊर्जा से अगर हम अपनी ग्रिड को ले सकते हैं, तो उसके लिए अभी स्टोरेज की ज़रूरत है कि दिन में हम सोलर लगाएंगे, दिन में जितना हमारा सोलर बनेगा वो हमारी जरूरत से ज़्यादा बनेगा। बिल्कुल। जो एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी हमारे पास होगी उसको हम बैटरी में स्टोर कर लेंगे। जैसे आपका घर में इन्वर्टर होता है तो हम बैटरी में स्टोर कर लेंगे, वो स्टोर एनर्जी को रात में हम चलाएंगे। ऐसे ही जब विंड बहेगी और रात को, तो हमको जितना रात में वैसे भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी ये बैटरी को साथ में लाके हम लोग लक्षद्वीप, अंडमान, लेह में हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। अभी लेह में हमारा बन रहा है 20 मेगावाट का प्रोजेक्ट। सेकी की ये खासियत है क्योंकि हम सरकारी कंपनी है, तो हम सरकार की तरफ से जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोजेक्ट आप जिसको बोलते हैं वो हम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी हो रही है सुमन जी कि अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह में जहाँ डीजल की सप्लाई करके वहाँ बिजली उत्पादन होता था और उससे काम चलता था, अब कम से कम वो चीज़ें खत्म होंगी और सौर ऊर्जा या वायु ऊर्जा से उनकी ज़रूरतें वहाँ की बहुत बेहतर ढंग से पूरी होंगी। बिल्कुल। पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और जेब भी कम। जी, 40 रुपए के बजाय आपको 20 रुपए में बिजली वहाँ पे हो जाएगी। जेब पर जो बोझ है बहुत कम पड़ेगा। जी। श्रोताओं, कार्यक्रम सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 है। इस कार्यक्रम में हम सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको लेकर बात कर रहे हैं। सुमन शर्मा जी जो हैं वो प्रबंध निदेशक हैं सेकी यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। सुमन जी, जो आपने तमाम ये चीज़ें बताई, इतना ज़्यादा विस्तार हो रहा है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। हाँ जी। अब मुझे लगता है कि इसकी डिमांड जो है अब जैसे जैसे बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी चीज़ों की, आपको पैनल से, सोलर पैनल से कितने ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो इनको लेकर भी कुछ काम चल रहा है। हाँ बिल्कुल। मतलब उसके बिना गुजारा नहीं है ना। बिल्कुल नहीं होगा। सोलर पैनल जो है वो कहते हैं कि प्लांट का हार्ट है एक तरीके से, क्योंकि 60 से 70% जो उसकी लागत है वो पैनल पर ही खर्च होती है कोई भी सोलर प्लांट की। तो उसके लिए सरकार ने PLI स्कीम जो है हमारी बहुत सारे सेक्टर्स में सरकार लाई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अच्छा। तो वो सोलर मॉड्यूल के लिए भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं। उसकी 2 फेज हो चुकी हैं। दूसरा फेज हमने सेकी ने अभी बस कंक्लूड हो रहा है। तो उसके बाद तकरीबन हमारे पास 50 गीगावाट से भी ज्यादा की सोलर पैनल जो डोमेस्टिक हैं। अच्छा। हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ जितना हो सके उतनी गति से बढ़ना चाह रहे हैं। तो पहले मैंने सुना था कि चीन से और बाहर से बिल्कुल आयात सही होता सुना था, था आपने, बिल्कुल सही सोलर सुना पैनल्स था। आते थे पहले लेकिन चाइना से आते थे। तो उसमें एक तो उनका मोनोपोली भी हो जाता था रेट के लिए भी, और दूसरा जो अभी यूक्रेन वॉर की वजह से भी बहुत वहां से जो आना था मॉड्यूल्स का आना वो काफी रुक गया। तो इसकी वजह से हमारी भी सौर ऊर्जा की जो इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा एक ठहराव आ गया था उसमें। लेकिन अब सरकार ने ये जो स्कीम ला दी है उसके बाद डोमेस्टिक मॉड्यूल जो है हमारे, जो घरेलू मॉड्यूल जो बनेंगे, उसके मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा इसमें सरकार ने एक योगदान दिया है ये स्कीम लाकर।
इसी तरह से था कि बैटरी की जरूरत आज की तारीख में, अगर हमको अक्षय ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा ग्रिड में डालना है तो वो हमें स्टोरेज चाहिए। चाहे वो 2-3 तरह के स्टोरेज होते हैं, जरूरी नहीं है कि हम बैटरी से ही लाएं। पंप स्टोरेज भी होता है जो हाइड्रो का होता है, जैसे हाइड्रो जी, लेकिन वो थोड़ा समय ज्यादा लेते हैं, जैसे हाइड्रो प्लांट्स आपको पता है बनने में। तो हमको हर तरीके के स्टोरेज की जरूरत है। तो बैटरी के लिए भी सरकार ने PLI स्कीम लाई हुई है ऑलरेडी एक। तो सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है कि हमारा अपना उत्पादन हो, जिससे कि हम दूसरे किसी देश पर निर्भर ना रहें, अपनी अक्षय ऊर्जा की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसमें जो आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हमेशा होती है, वैसे भी भारत जो है G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और भारत को लोग बड़ी उम्मीदों से देखते हैं। भरोसा भी है और उम्मीद भी है कि भारत इस मामले में नेतृत्व करेगा और करने की क्षमता उसके अंदर है। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल में इसकी भूमिका किस रूप में आप देखती हैं और कैसे उसको हम अचीव करेंगे? देखिए, जहाँ तक भारत की आप जो बात कर रहे हैं कि भारत की तरफ जो विश्व आज देख रहा है, तो ये आपने बिल्कुल सही बोला है। क्योंकि कोविड में, जब कोविड चल रहा था, कोविड के बावजूद हमारे भारत के लोगों ने तकरीबन 12 गीगावाट का इंस्टॉलेशन किया था रिन्यूएबल एनर्जी का। अच्छा। जो अपने में बहुत बड़ी मिसाल है। और ये हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी इस चीज़ को बहुत सराहा गया कि कोविड के टाइम पर भी भारत एक ऐसा देश था जो सतत आगे बढ़ रहा था। G20 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप अगर बात करेंगे तो हमारा जो मिशन है, COP27 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लाइफ करके हमारा मिशन बनाया है। अच्छा। तो लाइफ के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ बड़े बड़े प्लांट लगाना नहीं, इट्स अ सिटीजन सेंट्रिक मूवमेंट। तो जब तक हर सिटीजन कंट्री का, देश का इस मिशन से नहीं जुड़ेगा, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं जन भागीदारी। तो हम तो यही जन भागीदारी अभी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी उसी तरफ हम दिशा में जा रहे हैं कि हम उसको सबको साथ में लेके आगे बढ़ें। और इसीलिए ये सब योजनाएं सरकार ला रही है। सोलर रूफटॉप, उसमें सब्सिडी देते हैं, कुसुम में सब्सिडी देते हैं। तो गाँव के लिए, शहर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग योजनाएं आ रही हैं। पावर सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स हमारे हो रहे हैं। तो ये सब मिला जुला के पूरी भारत का पूरा प्रयास यही है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इस जर्नी में जो विश्व चल रहा है, हम उसमें आगे के पायदान पे रहें। अच्छा, इसमें रूफटॉप की जो बात है, मान लीजिए उसमें ग्रिड के साथ कनेक्ट करवाना चाहे कोई या ना करवाना चाहे, ये क्या विकल्प उसके सामने है? नहीं, विकल्प सामने नहीं होता है ना करवाने का। क्योंकि ये 24 घंटे आपको ये बिजली सतत मिलती रहे, ये अभी उतना स्टोरेज हमारे पास नहीं आया है। तो आपको ग्रिड से तो बिजली लेनी ही पड़ेगी, तो आपको कनेक्ट तो रहना ही पड़ेगा ग्रिड के साथ। तो सोलर प्लांट तो सिर्फ आपको दिन में बिजली दे सकता है। स्टोरेज अभी बहुत महंगा है। आगे जाके हम सोच रहे हैं कि हम उसको छोटा सा स्टोरेज के साथ भी इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन अभी स्टोरेज, जो बैटरी स्टोरेज है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया आ रहा है, तो उसमें अभी टाइम लगेगा थोड़ा कॉस्ट को कम आने में। अच्छा। तो सोलर तो दिन में आप ले लेंगे, लेकिन रात को तो आपको ग्रिड से बिजली लेनी पड़ेगी। हाँ, ग्रिड से तो आपको ग्रिड से तो आपको कनेक्शन लेना या स्टोरेज के लिए फिर महंगा, अभी महंगा है। बट उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि कुछ सालों के बाद ये थोड़ा सस्ता हो जाएगा। अच्छा, एक मैंने सुना था कि जो भारत पाकिस्तान का जो सीमा क्षेत्र है, वहाँ भी कुछ इस तरह के सोलर पैनल्स लगाने की और कुछ इस तरह की बात चल रही थी। खावड़ा में, गुजरात में खावड़ा में एक सोलर पार्क बन रहा है। अच्छा। जो जहाँ बॉर्डर पर है, तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के सोलर और विंड, क्योंकि वहाँ दोनों ही रिसोर्स अच्छे हैं। अच्छा। वहाँ हवा भी अच्छी चलती है और सोलर का भी जो रेडिएशन है सूरज का, वो अच्छा है वहाँ पर। अच्छा। तो वहाँ भी ये अभी चल रहा है प्रोजेक्ट, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। अच्छा सुमन जी, एक चीज़ और थोड़ी सी उत्सुकता है जानने की आपसे, क्योंकि आम आदमी बहुत बार इन चीज़ों को लेकर उसको लगता है कि जो चीज़ वो लगवा रहा है, जो क्वालिटी है मटेरियल की या सर्विस की, वो उसके अनुकूल या उस स्तर की है कि नहीं है। तो जो आप ये मॉनिटरिंग आप लोग करते हैं या कैसे होती है कि जो चीज़ें इस क्षेत्र में हो रही हैं वो ठीक ठाक हो रही हैं? नहीं, उसमें देखिए, अगर आपने खुद लगवाया है कहीं से लेके मॉड्यूल, तो उसमें तो थोड़ा ये हम लोग की मॉनिटरिंग उसमें नहीं हो पाती है। रूफ टॉप वाले केस में हमारे पास हम मॉनिटरिंग बड़े प्लांट जो हमारे सेकी के कॉन्ट्रैक्ट्स में लगते हैं। अच्छा। अगर आप आज देखेंगे तो हिंदुस्तान में जितने भी, मैं सोलर रूफटॉप की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सोलर प्लांट आपने पूछा था, तो प्लांट्स अगर आप देखेंगे तो हर छठा प्लांट जो इंडिया में लगा हुआ है वो सेकी के कॉन्ट्रैक्ट्स में है, क्योंकि सेकी ने ही सोलर से शुरू किया था काम। तो जब हम कहीं कॉन्ट्रैक्ट देते हैं प्लांट लगाने का, उसको हम मॉनिटर करते हैं जब तक वो प्लांट पूरी तरह कमीशन नहीं हो जाता है, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, एक चीज़ ये भी हो रहा है क्या, या होने की संभावना है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा भी या विंड एनर्जी है, ये ऐसे ऑलरेडी, ये सेकी ऑलरेडी हाइब्रिड के बहुत सारे टेंडर करके प्लांट लगवा भी चुका है। अच्छा, ये चल रहा है? जी जी बिल्कुल। अच्छा। अब हम तीसरे स्टेप पर हैं आगे, वो क्या? कि सोलर और विंड के साथ स्टोरेज।
जो मैंने आपको बताया, तो उसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में राउंड द क्लॉक पावर, RTC। हाँ। तो जो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हरित बिजली ग्रिड में जाए। तो उसके लिए अब यही है कि आप सोलर भी दिन में बनाएगा, शाम को विंड से बनेगा, और जो भी एक्स्ट्रा बच जाएगा वो बैटरी में जाएगा। तो जिस दिन मान लीजिए बादल हो गया, सूरज नहीं निकला, हवा नहीं चली, तो ये जो बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी है इसको हम देंगे। तो एक वो राउंड द क्लॉक पावर बनवाने का ये भी शुरू हो गया है। तो नए नए बहुत सारे प्रयोग इस दिशा में हो रहे हैं जिससे कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। ये हम लोग का सभी मंत्रालयों का आपस में मिलजुल के, क्योंकि सिर्फ एक नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से ये काम नहीं होगा। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं तो मेरी बात होती है ग्राम पंचायत मंत्रालय से, तो उनसे हमको डेटा मिल सकता है कि कितने पंचायत है, कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। इस तरीके से मिलजुल के एक दूसरे के साथ कोई, जैसे अभी आपने बताया कि मोडेरा विलेज है, मोडेरा विलेज अभी पूरा हरित ऊर्जा से चल रहा है। बिल्कुल। तो इस तरीके से नया नया हम लोग कुछ कोशिश करते जा रहे हैं, सरकार कोशिश करती जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है और दूर से दूर जितना हो सकता है हरित ऊर्जा को, अक्षय ऊर्जा को पहुंचाया जाए। अब बातें तो बहुत सारी हैं सुमन जी, लेकिन चलते चलते कुछ आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगी? कुछ लोगों से अपेक्षाएं हैं या आप कुछ अपनी तरफ से उनके साथ शेयर करना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं लोगों से एक प्रार्थना तो जरूर करना चाहूँगी, एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपने दुकानों पे, अपने घरों पे, अपने ऑफिसेज में, अपनी फैक्ट्रीज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सोलर पैनल ज़रूर लगवाएं। वायु ऊर्जा हम जानते हैं हर जगह नहीं लग सकती है, लेकिन सोलर पैनल ज़रूर लगवाएं। 2 पैनल भी अगर आप लगाएंगे तो भी आप अपनी भी बचत करेंगे और आप पर्यावरण को भी बचाएंगे और आप देश की जर्नी में भी इस हरित यात्रा में योगदान देंगे। आपकी बातों से भी मुझे लगता है बहुत एनर्जी मिली होगी, हमें तो मिली है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ आके यहाँ पर और श्रोताओं से ये कनेक्ट करके और हमारा ये निवेदक उन तक पहुँचा के कि आप अपने घरों में और ऑफिसेज में सोलर पैनल जरूर लगवाएं। तो बहुत बहुत आभार सुमन शर्मा जी, आप इस कार्यक्रम में आए आकाशवाणी के स्टूडियो में। बहुत उपयोगी जानकारी आपने दी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। श्रोताओं, बातचीत हम कर रहे थे सुमन शर्मा जी से, प्रबंध निदेशक सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है, कुछ और खास है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज इस कार्यक्रम में हमने सौर ऊर्जा को लेकर बहुत सारी बातें की और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। अभी वक्त है रविंद्र आकोलकर जी से जुड़ने का, जो कि पुणे में है। और आपको तो याद ही होगा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में पुणे की एक हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र किया था, MSR ओलिव हाउसिंग सोसाइटी, जहां के लोगों ने अपनी जो सामान्य जरूरतें होती हैं उसके लिए सोलर पैनल्स लगाकर उन्होंने जो क्लीन एनर्जी का अपना लक्ष्य पूरा किया, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत प्रेरक भी है। और इसीलिए हमने कोशिश की कि सीधे उनसे हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ये सोच कैसे आई, कैसे उन्होंने कदम आगे बढ़ाया और कैसे इस लक्ष्य को हासिल किया। और इसीलिए रविंद्र आकोलकर जी, चेयरमैन MSR ओलिव हाउसिंग सोसाइटी, सीधे आइए उनसे जुड़ते हैं पुणे में। नमस्कार रविंद्र जी। नमस्ते। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। प्रधानमंत्री महोदय ने आपकी सोसाइटी में जिस तरह का काम हुआ है सौर ऊर्जा को लेकर, उसके बारे में आप सबका उल्लेख किया। मुझे लगता है किसी के लिए भी बहुत सौभाग्य की और खुशी की बात है। बराबर है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोसाइटी के लोगों को भी इस बात से बहुत खुशी हुई होगी कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया। अब हमें थोड़ा ये बताएं कि ये जो लक्ष्य आपने हासिल किया सोलर एनर्जी को लेकर, सौर ऊर्जा को लेकर, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से सोचना शुरू किया आप लोगों ने और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, थोड़ा इसके बारे में बताइए ताकि दूसरे लोग भी इस बात को बेहतर ढंग से समझकर कोशिश कर सकें। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। सब मेंटेनेंस हर जगह से बढ़ रहा था, मेंटेनेंस बढ़ रहा था, इसी ऊपर काफी सारा विचार विनिमय हो रहा था। उसी प्रकार हमारे सोसाइटी में अलग अलग पर्यावरण सामाजिक काम होते रहते हैं जी। जब ये बात डिस्कस हो रही थी उस समय एक विचार आया कि क्यों न सोलर ऊर्जा का उपयोग हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने के लिए, उसी प्रकार कार्बन एमिशन को कम करने के लिए किया जाए। उसके बाद ऐसा निश्चित हुआ कि सोलर एनर्जी पैनल, सौर ऊर्जा प्रकल्प अगर बिठाया गया तो हमारा काफी सारा खर्चा कम हो सकता है। इसी विचार को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से जांचा परखा। अलग अलग लोगों को जो इस क्षेत्र में कार्यरत है, कंपनियां, उन्हें बुलाया, उनका काफी सारा प्रेजेंटेशन रखा। अच्छा। और हम सब लोगों ने मिलकर ये निश्चित किया कि ये सौर ऊर्जा प्रकल्प हमारे सोसाइटी में कोई भी हालत में बिठाना ही है जी। ये होने के बाद
अलग अलग क्या हो सकता है, पैसा कैसा लाना है, कहाँ से उभारना है, ये सब निश्चित करते करते ये प्रस्ताव हमने जो साल की जनरल मीटिंग होती है उसमें रख दिया और काफी सारे लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन होने के बाद उस प्रस्ताव को बहुमत से पारित हुआ। अच्छा। उसमें ये निश्चित किया गया कि हमें हमारे सोसाइटी में 50 केडब्ल्यू का सौर ऊर्जा प्रकल्प बिठाना है और उसके लिए जो भी पैसा होता है हमारी जो एफडी है उसके ऊपर लोन निकालना है। और इस तरह से काफी सारा विचार में काफी सारे एनालिसिस होने के बाद एक वेंडर हमने सिलेक्ट किया और विद इन 4 मंथ ये इंस्टॉलेशन पूरा होकर हमें पहले महीने से ही इसका लाभ आना शुरू हो गया। तो किस किस रूप में लाभ मिल रहा है आपको? हमें सौर ऊर्जा प्रकल्प से जो भी ऊर्जा निकलती है हम अलग अलग उपकरणों में, जैसे कि पानी की मोटर है, लिफ्ट है, स्विमिंग पूल है और कॉमन एरिया की लाइटिंग जो है उसमें यूज करते हैं। अच्छा। जो यूज होती है वो यूज होती है और जो बच जाती है दिन में यूज होने के बाद वो ऊर्जा हम ग्रिड में, जो नेशनल ग्रिड है एमएससीबी का, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, उसमें ये चला जाता है और रात में जब हमें जरूरत होती है वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं। तो रविंद्र जी, एक चीज बताएं, आपकी जो सोसाइटी है ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, कुल कितने फ्लैट्स हैं वहाँ और कितना बड़ा एरिया है आपका? हमारा ये लगभग 2 एकड़ में हमारी सोसाइटी है। इसमें 220 फ्लैट है। जो 50 किलोवाट का आपने बताया कि पैनल लगवाया आपने, तो वो आपके जो कॉमन एरिया का जितना जरूरत है वो उससे पूरा हो जाता है? नहीं, स्टार्टिंग में जब ये 50 केडब्ल्यू का लगाया जी, उसके बाद जब हमने 4 महीने में एनालिसिस किया और हमें, क्योंकि ये हमारा पूना का पहला प्लांट था जो हाउसिंग सोसाइटी में लगाया हुआ था, हमें जब इसका एहसास हुआ कि अरे भैया इसमें तो बहुत पैसा बच रहा है, अच्छा, तो हम और भी बचत कर सकते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट एनुअल मीटिंग हुई उसमें हमने ये डिसीजन लिया कि एडिशनल 30 केडब्ल्यू का, यानी टोटल 80 केडब्ल्यू का प्रोजेक्ट हमारे सोसाइटी में लग जाना चाहिए। अरे वाह, जिससे हमारा बिल लगभग ना के बराबर ही आ जाए। तो आज की स्थिति ये है कि जो कॉमन एरिया के लिए जितना आपको ऊर्जा की जरूरत होती है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई बिल नहीं आता, अपनी जरूरतें खुद आप लोग पूरी कर लेते हैं सौर ऊर्जा से? लगभग 95% यस। अच्छा। क्योंकि ये सौर ऊर्जा आते हुए कभी कभी बारिश की वजह से और एटमॉस्फेरिक कंडीशन से थोड़ा बहुत कम ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। जी। अच्छा, एक चीज बताएं रविंद्र जी कि इसके पहले जब सोलर पैनल आपने लगवाया उसके पहले जो कॉमन एरिया के लिए या बैकअप के लिए आप लोग मेरा ख्याल है जनरेटर सेट्स वगैरह इस्तेमाल करते रहे होंगे डीजल के? बराबर। तो डीजल का खर्चा भी होता था, उससे प्रदूषण भी बहुत होता रहा होगा। बराबर है। अभी भी उसकी जरूरत होती है? एक्चुअली डीजल का जो जनरेटर सेट वगैरह जो है वो इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ एमएससीबी का जो भी कनेक्शन है उसमें अगर फेल्योर हुआ तो ही यूज होता है और हम बहुत कम बार उसका यूटिलाइज करते हैं। जी। लेकिन ये सौर ऊर्जा होने के बाद तो उसका यूज करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा है। अच्छा, अभी इसी से आपका काम चल रहा है आराम से? बराबर है। अच्छा, इसके लिए आपने लोन लिया था जैसे आपने बताया, बराबर है ना? तो उसका लोन का रीपेमेंट कब तक कंप्लीट होने का आपका प्लान है? ये जो लोन लिया गया, हाँ। जब हमने देखा कि पहले महीने से हमारी इतनी बचत हो रही है, हमने जो भी बचत है वो रीपेमेंट में उसे कर दिया वापस। लोन भी आपने पूरा चुकता कर दिया है? पूरा चुकता कर दिया। अरे वाह, ये तो कमाल है। मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा अनुभव आप लोगों का रहा है और दूसरों के लिए भी आप लोग बहुत इंस्पायर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने पहल की, शुरुआत की और इसका लाभ भी इतना ज्यादा मिल रहा है तो दूसरों को भी बहुत लाभ मिलेगा। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है रविंद्र जी की, हम सब पर्यावरण के ऊपर जो खतरा है, क्लाइमेट चेंज का जो खतरा है, इन चीजों से जूझ रहे हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा हम जो अपना पर्यावरण का संरक्षण जो है, हाँ, बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा एक सहयोग होगा। पहले कितना महीने का वैसे बिल आता था आपका? लगभग हमारा बिल आता था 1,50,000 से 1,80,000 तक महीने का। वो सब बचत हो पा रही है अभी फिलहाल? लगभग आज के तारीख में बिल आ रहा है 5 से 8,000 के बीच में। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, यानी जो मिनिमम चार्जेस हो गए मीटर के जी उतने ही लग रहे हैं। आप लोगों को किस रूप में गाइड करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हमारे अनुभव से प्रेरित होकर
हम ये चाहेंगे कि जिस जिस सोसाइटी के पास जगह की उपलब्धि हो, उन्होंने ये प्रकल्प 100% लगा देना चाहिए, जिससे पर्यावरण की ही बचत होगी और पैसे भी बचेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होते जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो आपने पैनल लगवाए हुए हैं, या क्या रूफटॉप है, मतलब छत के ऊपर लगवाया है या रूफटॉप है? रूफटॉप। तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे कोई जगह की भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऊपर की जो छत है वो खाली होती है सोसाइटीज में आमतौर पर, ऊपर का एरिया यूज में तो होता ही नहीं ज्यादा। बराबर। तो वो वहाँ इस तरह के पैनल भी लग गए तो जगह का यूटिलाइजेशन भी हो गया। बहुत बढ़िया, 100% बराबर। हाँ, बहुत अच्छी बात है रविंद्र जी। आपने और आपकी पूरी टीम ने, सोसाइटी के सारे सदस्यों ने मिलकर ये जो पहल की है वो अपने आप में बहुत ही प्रेरक है, और मुझे लगता है कि और भी आसपास के सोसाइटीज वगैरह ने इसके बारे में कुछ शुरुआत की है क्या? बहुत सारे हमारे ये सक्सेस देखकर, हाँ, हमारे एरिया में ही लगभग 6 से 7 सोसाइटियों में इसका इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो चुका है। अरे वाह। और जब मन की बात आई, हाँ हाँ इसमें हमारा सोसाइटी का उल्लेख हुआ जी, उसके बाद तो इतने सारे सोसाइटियों से कॉल आना शुरू है, विजिट आना शुरू है कि हम लोग भी उन्हें बताते बताते थक गए। ये कमाल है। मन की बात का एक माध्यम, ऐसा सशक्त माध्यम है जहां हम देश भर के लोग या दुनिया भर के लोग देश दुनिया के बारे में बड़ी आसानी से चीजों को जान लेते हैं, उससे प्रेरित भी होते हैं, उसको अपनाते भी हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी इस बात के लिए, और आभार रविंद्र आकोलकर जी हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, ये थे पुणे से रविंद्र आकोलकर जी, जो कि चेयरमैन हैं MSR ओलिव ग्रुप हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया। ये आज की बातचीत जो है हमने सौर ऊर्जा को लेकर, या नवीकरणीय ऊर्जा अगर हम कहें, जिसमें बाकी भी ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनकी भी हमने आज चर्चा की। मुझे लगता है कि इस बारे में हम सबको एक नागरिक के रूप में जरूर सोचना चाहिए, और सोचकर इस पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी सुविधाएं, मार्गदर्शन और मदद मिल रही है, तो उसका लाभ भी हम सबको लेना चाहिए। और आप सोचिए कि इस बहाने हम प्रकृति के संरक्षण के लिए कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम से मैं जैनेंद्र अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।